प्लूटो की नई हाई डेफिनेशन तस्वीरें आ गई हैं, जिससे कुछ ऐसा पता चला है जिसे देखकर नासा के प्रशंसक पूरी तरह से हैरान हैं। इस छवि पर एक नजर डालें। ये वे संरचनाएं हैं जो केकड़े अपने अंडे देने के लिए समुद्र तट पर बनाते हैं, ताकि उनके बच्चे बाहर आते ही पानी में भोजन की तलाश में अंडों से दूर भाग सकें। अब इसे ध्यान में रखते हुए आइए इन संरचनाओं पर एक नजर डालें, जिन्हें नासा के न्यू होराइजन्स स्पेस प्रोब ने खुद प्लूटो की बर्फ ठंडी सतह पर कैद किया है। आप यहां देख सकते हैं कि ये हूबहू केकड़े के छेद एक साथ मिश्रित हैं। और आप जानते हैं कि अजीब हिस्सा क्या है? नासा के मुताबिक जिस क्षेत्र में ये संरचनाएं देखी गई हैं, ठीक उसी जगह पर प्लूटो का लगभग सारा तरल पानी बर्फ के नीचे छिपा हुआ है। तो क्या प्लूटो के ठंडे पानी में केकड़े जैसे कुछ मजबूत बर्फ जैसे ठंडे जीव भी मौजूद हैं? वैसे नासा ने अपने न्यू होराइजन्स मिशन के तहत प्लूटो की कई हाई डेफिनेशन तस्वीरें ली हैं, जो कुछ इसी ओर इशारा करती हैं। जैसे इन तस्वीरों पर एक नजर डालें। यह प्लूटो के पर्यावरण की तस्वीर है, जो नासा के मुताबिक बिना किसी ज्वालामुखी विस्फोट के जहरीली गैसों से भर रहा है, जो कि कुछ हद तक पृथ्वी से भी मिलता जुलता है। यहाँ भी 2 शताब्दियों में मानवीय गतिविधियों ने तेजी से पर्यावरण को जहरीली गैसों से भर दिया है। तो कुल मिलाकर प्लूटो दूर से अभी भी अपने सबसे दूर के रूप में है, और हम उसे जितना शांत देखते हैं वह उतना शांत नहीं होता। दरअसल जब मैं सभी छवियों को देख रहा था तो मुझे एक अजीब छवि मिली, और यही था। यह छिपी हुई वस्तु एक एरोकोट है, हिममानव के आकार का एक क्षुद्र ग्रह जो प्लूटो के पीछे छिपा हुआ था। हालांकि नासा के मुताबिक यह कोई सामान्य क्षुद्र ग्रह नहीं है। दरअसल यह एक तरह का टाइम कैप्सूल हो सकता है, क्योंकि क्षुद्र ग्रहों में आमतौर पर ये आकार नहीं होते हैं। तो प्लूटो का क्या होगा? प्लूटो के अंदर और कितने रहस्य हैं? खैर, इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उसकी सभी रहस्यमय छवियों को एक एक करके डिकोड करें और सच्चाई की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें। नासा के लिए प्लूटो हमेशा से एक बहुत ही उत्सुक विषय रहा है, क्योंकि 2006 से पहले प्लूटो की सबसे साफ तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखती थी। मतलब हम सचमुच प्लूटो की तुलना में बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं के बारे में अधिक जानते थे, और इसीलिए 2006 में नासा ने विशेष रूप से प्लूटो का अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन्स नामक एक अंतरिक्ष जांच शुरू की। इस जांच का मिशन प्लूटो की हाई डेफिनेशन छवियों को जल्द से जल्द नासा को भेजना था, और उनके माध्यम से पृथ्वीवासियों को प्लूटो की उत्पत्ति और उसके पर्यावरण की पूरी कहानी बताना। और अब 9 साल की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार यह क्षण आ गया है। न्यू होराइजन्स ने अंततः प्लूटो की खोज कर ली है। नासा ने प्लूटो की पहली स्पष्ट छवि नासा को भेजी, और जैसे ही छवि मिली यह स्पष्ट हो गया। नासा ने देखा कि प्लूटो की सतह पर एक बड़ा दिल के आकार का चिकना परतदार क्षेत्र है, जिसे स्पुतनिक प्लैनम कहा जाता है, जिसे प्लूटो की अन्य सतह की तुलना में हाल ही में बनाया गया था। जैसे वस्तुतः यह इतना हाल ही में बनाया गया था कि आप कह सकते हैं कि जब हम बंदरों से मनुष्यों में विकसित हो रहे थे, उसी समय प्लूटो इस हृदय का निर्माण कर रहा था। और इसीलिए नासा का मानना है कि प्लूटो दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्रह है, और प्लूटो पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत ग्रह है। क्योंकि जैसे ही न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के दिल पर थोड़ा और झूम किया और उसकी तस्वीर ली, उन्होंने देखा, और हम उसे जितना शांत देखते हैं वह उतना शांत नहीं होता। दरअसल जब मैं सभी छवियों को देख रहा था और उसकी तस्वीर ली, उन्होंने देखा कि यह सुदूर, चिकना और सादा दिखने वाला क्षेत्र वास्तव में इन बर्फीले बहुभुज संरचनाओं से भरा हुआ है। संरचनाएं वास्तव में उस सरल प्रक्रिया से बनाई जाती हैं जिन्हें हम अपने घर के फ्रिज में भी दोहरा सकते हैं। छोड़ दें तो आप देखेंगे कि 1 साल के बाद उसमें रखी बर्फ अचानक गायब हो जाएगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय तक फ्रिज में रखी बर्फ बिना पानी के वाष्पित होकर एक तरल पदार्थ में बदल जाती है, जिसे वैज्ञानिक रूप से सब्लिमेशन प्रक्रिया कहा जाता है। और यही वह प्रक्रिया है जो प्लूटो की दिल के आकार की संरचनाओं में विशाल बहुभुज और केकड़े के छेद जैसी अजीब संरचनाएं बना रही हैं। अब इस सब्लिमेशन प्रक्रिया का एक और उदाहरण सूखी बर्फ है। इसलिए जैसे ही आप सूखी बर्फ बाहर निकालते हैं,
यह तरल में परिवर्तित नहीं होती है, यह सिर्फ गैस बन जाती है और फिर यह वाष्पित हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब एक अध्ययन के मुताबिक 66 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। इसी तरह 10 करोड़ साल पहले एक विशाल वस्तु प्लूटो से टकराई थी। लेकिन चूंकि प्लूटो सूर्य से 100 मील दूर स्थित है और मुख्य रूप से नाइट्रोजन बर्फ से बना है, पृथ्वी के विपरीत, जहां प्रभाव क्रेटर में पानी भरा होता है, प्लूटो का प्रभाव क्रेटर धीरे धीरे नाइट्रोजन बर्फ से भर जाता है। और वही नाइट्रोजन बर्फ जब बर्फ से भाप बनाने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग किया गया, तो उस भाप ने इसकी निचली सतह को केकड़े के छेद और बहुभुज जैसे अजीब आकार में बना दिया। खैर, अगर यह सिद्धांत सटीक है तो हाँ, प्लूटो का अजीब दिल के आकार का स्पुतनिक प्लैनम, इसकी अजीब संरचनाएं और प्लूटो का घना वातावरण, ये सभी चीजें जिम्मेदार हैं प्राकृतिक चीजों के लिए और वे नाइट्रोजन बर्फ का स्रोत हैं। तो इस मामले में हमें उन एलियंस को अलविदा कहना पड़ सकता है जो केकड़ों की तरह दिखते हैं और उनके जैसा व्यवहार करते हैं। तो इस मामले में प्लूटो वास्तव में हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही बंजर है, सिवाय इसके कि वहां कुछ चीजें अभी भी समझ में नहीं आती। जैसे नाइट्रोजन से बनी बर्फ सफेद होती है। फिर भी इस छवि के आधार पर नासा का कहना है कि प्लूटो का चंद्रमा चारों मूल रूप से लाल नहीं था, इसे प्लूटो ने सफेद बनाया था। बस आपको एक विचार देने के लिए, यदि आप अपनी बर्फ की ट्रे में पानी भरकर उसे 1 साल के लिए अपने फ्रीजर में, और प्लूटो ने इसे लाल रंग के यौगिक से ढक दिया है। नासा के अनुसार जब न्यू होराइजन्स जांच प्लूटो के थोड़ा करीब पहुंची, तो उसे प्लूटो के सादे सबसे चमकीले स्थान, स्पुतनिक प्लैनम का सबसे काला स्थान, इसके ठीक बगल में इसका सबसे काला स्थान, थुल्हु मैक्यूला दिखाई दिया। जब उन्होंने इस स्थान के रसायन विज्ञान का विस्तार से अध्ययन किया, तो उन्हें नाइट्रोजन बर्फ के अलावा इस अंधेरे स्थान में मीथेन और ईथेन जैसे हाइड्रोकार्बन की भारी मात्रा भी दिखाई दी। तो नासा के अनुसार जब प्लूटो अपनी अजीब कक्षा के कारण कुछ समय के लिए नेपच्यून की कक्षा की परिक्रमा करना शुरू कर देता है, तो सूर्य की गर्मी इन हाइड्रोकार्बन को थोलेंस, एक लाल रंग के यौगिक में बदल देती है और प्लूटो के कमजोर ग्रेविटी के कारण यह लाल थोलिन सबसे पहले अपने ही वातावरण में मिलकर उसे प्रदूषित करता है और जहरीला बना देता है, और फिर ये कैरॉन पर जमा हो जाता है जो इसके बगल में है। मतलब ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्लूटो पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्राकृतिक कारण है। लेकिन चलो 1 साल के लिए एक पल रुकें, और ये बहुत ही अजीब तथ्य है। क्या आपने कभी सुना है कि पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर ग्रेविटी असमान है? खैर, जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज के एक प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर फ्रांसिस निम्मो ने नासा के न्यू होराइजन्स की छवियों का अध्ययन किया, तो उन्होंने प्लूटो की सतह पर कुछ दरारें और दोष देखे, जिससे संकेत मिलता है कि प्लूटो के स्पुतनिक प्लैनम क्षेत्र में ग्रेविटी असमान है। और हाँ, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वायुमंडल नहीं, बल्कि ग्रेविटी असमान है। तो प्रोफेसर फ्रांसिस निम्मो के मुताबिक प्लूटो का बर्फीला दिल स्पुतनिक प्लैनम एक ऐसी खास जगह पर स्थित है जहां अगर द्रव्यमान में 19 से 20 का अंतर हो, तो पहले से झुका हुआ प्लूटो और भी झुक सकता है अधिक, क्योंकि यह एक ऐसी खास जगह है जहां अगर हम विपरीत दिशा में एक काल्पनिक रेखा खींच दें, तो वह रेखा सीधे प्लूटो के चंद्रमा चारों पर जाएगी। ऐसी काल्पनिक रेखा को ज्वारीय अक्ष कहते हैं, जिसमें थोड़े से बदलाव से पूरे ग्रह का घूर्णन बदल जाता है। और इसे प्रोफेसर फ्रांसिस निम्मो ने कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से सत्यापित किया है। उनका विश्लेषण कहता है कि प्लूटो, जो इस समय सुप्त अवस्था में घूम रहा है, मूल रूप से कमोबेश सीधा खड़ा था और पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की तरह घूम रहा था। लेकिन फिर जब स्पुतनिक प्लैनम के प्रभाव क्रेटर में चीजें भरने लगीं, तो वहां द्रव्यमान की असमानता के कारण पूरा प्लूटो स्पुतनिक प्लैनम की दिशा में 120 डिग्री तक झुका हुआ था। अब पिछले कई सिद्धांत कहते हैं कि स्पुतनिक प्लैनम में भारी चीजें हैं और नाइट्रोजन बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रोफेसर निम्मो का कहना है कि अकेले नाइट्रोजन बर्फ इतनी भारी नहीं है कि पूरे प्लूटो को झुका सके।
ये तभी संभव हो सकता है जब स्पुतनिक प्लैनम की सतह के नीचे नाइट्रोजन बर्फ से बना एक तरल महासागर हो। और यही कारण था कि मैंने शुरू में ही कहा था कि प्लूटो लगभग हमारी पृथ्वी जैसा ही है। वास्तव में एक हालिया सिमुलेशन में यहां तक कहा गया है कि उस द्रव्यमान की भरपाई के लिए इसके महासागर का सबसे गहरा बिंदु हमारी मारियाना ट्रेंच से 10 गुना अधिक गहरा होना चाहिए। अब ये कितना सही है, ये तभी पता चलेगा जब नासा प्लूटो के पीछे छिपे अरोकोट एस्ट्रॉयड का विस्तार से अध्ययन करेगा, जो उनके अनुसार टाइम कैप्सूल की तरह काम करेगा और हमें प्लूटो और हमारे सौर मंडल के निर्माण की पूरी कहानी बताएगा। दरअसल अरोकोट का अध्ययन पूरे अंतरिक्ष उद्योग में एकमात्र मिशन होगा जो स्पेस प्रोब के लॉन्च के बाद तय किया गया था। प्रक्षेपण से पहले नासा को नहीं पता था कि यह वास्तव में क्या है। न्यू होराइजन्स के प्रक्षेपण के बाद प्लूटो के अलावा अन्य किन वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है, यह जानने के लिए जब नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप से अन्य वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था तो उन्हें प्लूटो के पास एक लंबी डरावनी वस्तु दिखाई दी और उन्होंने इसका भी अध्ययन करने का फैसला किया। लेकिन अरोकोट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जब न्यू होराइजन्स ने 2015-16 में प्लूटो का अपना अध्ययन पूरा किया तो वे सचमुच 3 साल बाद ही अरोकोट तक पहुंचने में कामयाब रहे और फिर उन्होंने इसकी तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी। अब यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह सामान्य एस्टेरॉयड से काफी अलग है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी एलियन अंतरिक्ष यान के 2 मॉड्यूल हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि यह दिखने में लाल है, इसकी सतह चिकनी और सादी है और सबसे बढ़कर यह वास्तव में किसी एस्ट्रॉयड से नहीं टकराया बल्कि विलीन हो गया। इसका अर्थ क्या है? हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों पर टकराव जैसी सिंपल प्रोसेसेस नहीं होती हैं, जैसा कि हम मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में देखते हैं। और इससे पता चलता है कि हम अपने सौर मंडल के बारे में कितना कम जानते हैं। और यही कारण है कि नासा अरोकोट को सौर मंडल का एक टाइम कैप्सूल मानता है जो हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अब नासा इस इतिहास के पन्ने कैसे और कब खोलता है, समय ही बताएगा। फिलहाल वैज्ञानिकों ने न्यू होराइजन्स की तस्वीरों से प्लूटो के बारे में काफी दिलचस्प जानकारी दी है जिसका स्वरूप अब तक अज्ञात था और हमारे अब तक के इतिहास में न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास जाने वाला पहला और आखिरी अंतरिक्ष यान साबित हुआ है। इसके अलावा नासा ने जो दूसरा मिशन लॉन्च किया वह वल्चर था जिसने प्लूटो को पीछे छोड़ दिया और उस मिशन में नासा के लोगों ने हमारे ताजमहल से लेकर पाकिस्तान की ट्रैफिक लाइट्स तक की 116 तस्वीरें भेजी। अब ताजमहल और पाकिस्तान की ट्रैफिक लाइटें एलियंस को क्यों भेजी गईं? खैर, इसके पीछे के वैज्ञानिकों जिन्होंने गोल्डन रिकॉर्ड बनाया था ने हमें इन छवियों के पीछे के कारण के बारे में बताया जिसे मैंने पहले ही एक विस्तृत वीडियो में कवर किया है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे दिलचस्प वीडियो हैं और आपको बहुत सारी दिलचस्प जानकारी जानने को मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।